साल 2020 ने हमसे बहुत सारे ऐसे मशहूर लोगों को छीन लिया जिन्होंने इस दुनिया में खूब नाम कमाया। और अब उसी लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया, पद्म भूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी। बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे, पर अगर मैं कहूँ कि वो मशहूर मसालों के ब्रांड एमडीएच के मालिक थे तो सभी को बस एक ही चेहरा याद आएगा। यही वो शख्सियत थी जिसने एमडीएच जैसी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, मगर अफसोस कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 3 दिसंबर 2020 की सुबह कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। उन्हें और भी बहुत से नामों से जाना जाता था और जाना जाता रहेगा, जैसे कि मसाला किंग और मसाले वाले दादू। आज की कहानी किसी क्राइम की तो नहीं है, मगर यह कहानी हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, क्योंकि यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है। एक तांगे वाले से कैसे एक आदमी अरबपति बना, ये उसकी कहानी है। 2-2 पैसे में मेहंदी बेचने वाला इंसान कैसे 7 करोड़ की गाड़ियों में घूमने लगा, ये उसकी कहानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में जिसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर कैसे सिर्फ 1500 रुपये से उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ये उसकी कहानी है। महाशय धर्मपाल गुलाटी की यह कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक कामयाब इंसान बन सकता है। बात आज से करीब 97 साल पहले की है। उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस वक्त आज का जो पाकिस्तान है वो भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 27 मार्च 1923 को आज के पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानपुरा में महाशय चुन्नी लाल के घर एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है महाशय धर्मपाल गुलाटी। उनके पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी अपनी पत्नी चानन देवी और अपने 3 बेटों और 5 बेटियों के साथ सियालकोट के एक खानदानी घर में रहा करते थे। उनका एक भरा पूरा पंजाबी परिवार था और घर के गुजारे के लिए वो सियालकोट के बाजार पंसारिया में एक मसालों की दुकान चलाया करते थे। दुकान का नाम था महाशियां दी हट्टी और मसालों का काम उनका खानदानी पेशा था। धीरे धीरे जब धर्मपाल गुलाटी बड़े हुए तो उनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी ने उनका एडमिशन एक प्राइमरी स्कूल में करा दिया और वो चाहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़े और बड़े होकर एक अच्छे और अमीर आदमी बने। मगर महाशय धर्मपाल का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। उनका मन पढ़ाई में कम और पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज़्यादा लगता। उन्हें जब भी स्कूल भेजा जाता तो वो रोने लगते कि नहीं जाना नहीं जाना। मगर फिर उनके पिता धर्मपाल को चीनी के बताशे देते और तब वो स्कूल जाते। पर उनका मन हमेशा बाहर की चीज़ों और मौज मस्ती में लगता था और पढ़ाई का नाम सुनते ही वो भागते थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने 4th क्लास पास की और 5वीं में पहुंच गए। और जब वो 4th क्लास से 5th क्लास में पहुंचे तो अब सवाल जवाब भी होने लगे। 5वीं क्लास में उनके एक मास्टर थे, नाम था किशोरी लाल। उन्होंने एक बार महाशय धर्मपाल से इंग्लिश का एक शब्द बोला और फिर उसे दोहराने को कहा, मगर महाशय धर्मपाल उसे दोहरा नहीं पाए। तो मास्टर किशोरी लाल उनके पास आए और उनकी बाह पर चुटकी से उंगली भरी और जोर से दबाया। धर्मपाल की चीख निकल गई। बस तब से उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और 5वीं के एग्ज़ाम दिए बिना ही स्कूल छोड़ दिया। अब जब उनका स्कूल छूट गया तो उन्हें पूरी आज़ादी मिल गई और वो पूरे दिन मौज मस्ती करते। फिर जब वो थोड़े और बड़े हुए तो उनके पिता ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही मौज मस्ती करता रहा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और महाशय धर्मपाल का मन पढ़ाई लिखाई में तो था नहीं, तो उन्होंने उसे बढ़ई का काम सीखने के लिए भेज दिया और सोचा कि अगर कोई काम सीख जाएगा तो भविष्य में अपना गुजारा कर सकेगा। उनके पिता महाशय चुन्नी लाल उन्हें हमेशा बड़े और कामयाब लोगों की कहानी सुनाते, जिसे सुनकर महाशय धर्मपाल का मन भी बड़ा आदमी बनने को करता। तो उसके बाद महाशय धर्मपाल कई महीनों तक लकड़ियों की ठोका-पीटी करते रहे, मगर उन्हें वो काम भी रास नहीं आया और उन्होंने 8 महीने बाद बढ़ई का काम भी छोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें पहले उसे साबुन की फैक्ट्री, फिर चावल की फैक्ट्री और फिर कढ़ाई बुनाई में लगाया, मगर एक एक करके वो इन सभी कामों को थोड़े थोड़े दिनों में छोड़ते रहे। उसके बाद जब उन्हें हार्डवेयर के काम में लगाया गया तो वो वहाँ टिकने लगे, मगर एक दिन काम करते करते उनके सर में चोट लग गई और उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। अब थक हार के उनके पिता ने महाशय धर्मपाल को अपने पुश्तैनी मसालों के कारोबार में ही लगा दिया और वो भी अपने पिता के साथ सियालकोट के पंसारिया मार्केट की दुकान महाशियां दी हट्टी पर बैठने लगे। क्योंकि उनका दिमाग शुरू से ही व्यापार में था तो उन्होंने दिमाग लगाया और उसके बाद मेहंदी की छोटी छोटी पुड़िया बनाई और उसे रेडी पर रखकर 2-2 पैसे में बेचने लगे।
1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो वो सिर्फ 2 पैसे यानी 1 रुपए के 50वें हिस्से में एक पुड़िया बेचा करते थे। सियालकोट में वो जहाँ रहा करते थे उसके एक तरफ हिंदुओं का इलाका था और दूसरी तरफ मुसलमानों की बस्ती। और मुस्लिम लोग बहुत मेहंदी लगाया करते थे, तो उनकी खूब बिक्री होती और पूरे दिन में वो 15 से 20 रुपए कमा लिया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने मसालों का कारोबार भी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनकी उम्र 18 साल हो गई थी और साल 1941 में उनकी शादी लीलावती से करवा दी गई। शादी के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो वो अपना काम और मेहनत से करने लगे। अब वो पेशावर से मिर्च और हल्दी लाने लगे। मिर्च को खुद ही अपने घर में कूटते और हल्दी को अपनी दुकान के नीचे लगे चक्की में पीसते और हल्दी की भी 1 आने और 2 आने की पुड़िया बनाकर बेचते। कई लोग अब कंफ्यूज होंगे कि आना क्या, तो समझ लीजिए कि 1 रुपए में 16 आने होते हैं, 50 पैसे में 8 आने और 25 पैसे में 4 आने। इसलिए 50 पैसे को अठन्नी भी कहा जाता है। 8 आने यानी अठन्नी, 4 आने यानी चवन्नी। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 आना कितना होता है। शुरू से ही उनका यह मानना था कि मुनाफा चाहे कम हो पर मसाला अच्छा और प्योर होना चाहिए, और धीरे धीरे उनके शुद्ध मसालों की वजह से ग्राहक जुड़ते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अमृतसर की मंडी से किराने का सामान भी लाकर बेचने लगे और अब सियालकोट के पंसारिया बाजार में उनकी दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके मसालों की धूम थी, खासकर उनके देगी मिर्च की। इसलिए कई जगह उनका नाम देगी मिर्च वाले के नाम से भी मशहूर हो गया। मगर वक्त बीता और 1947 का वो साल आ गया जिसने हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो दिलाई मगर बंटवारे का दर्द भी दिया। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बंटवारे ने अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना कारोबार और अपने बहुत से करीबियों को छीन लिया। और महाशय चुन्नीलाल का परिवार भी उन्हीं में से एक है। तो जब यह खबर आई कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा तो वहाँ के हिंदुओं में खलबली मच गई। और उसके बाद जो कत्लेआम मचा, महाशय धर्मपाल गुलाटी और उनका परिवार भी इसके गवाह थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर हो गए और आज़ादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही 20 अगस्त 1947 को वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शरणार्थी बन गए और सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गए। कुछ दिन रिफ्यूजी कैंप में गुजारने के बाद 7 सितंबर 1947 को उनका पूरा परिवार ट्रेन में बैठकर डेरा बाबा नानक बॉर्डर पर पहुंच गया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत वहां तक पहुंच गए, क्योंकि जिस ट्रेन से वो और उनका परिवार वहां पहुंचा उसकी अगली ही ट्रेन में सिर्फ लाशें ही लाशें आई थी। अब वो जहां खड़े थे उसके एक तरफ पाकिस्तान, बीच में रावी नदी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान था। उसके बाद उनके पूरे परिवार ने उसी रात रावी नदी को पार किया और धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ने लगा। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। पूरी रात बारिश होती रही और उसी बारिश में गिरते पड़ते वो लोग बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली और फिर पूरी रात वहां बिताने के बाद अगले दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गए। अब वो अपने दिन अमृतसर के इसी रिफ्यूजी कैंप में बिताने लगे। इस कैंप में उन्हें रोड पर ही सोना पड़ता था। एक रात जब उनका परिवार सो रहा था तो एक ट्रक उनके चाचा का पैर कुचलता हुआ निकल गया। उसके बाद उन्हें उसी कैंप के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस पूरी रात महाशय धर्मपाल गुलाटी सोचते रहे कि और कब तक इस कैंप में बिताएंगे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो वहां से निकलकर कुछ रोजगार का साधन ढूंढेंगे। फिर अगले ही दिन महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने बड़े भाई महाशय धर्मवीर गुलाटी और अपने एक बहनोई के साथ वहां से निकल गए। जब वो वहां से चलने लगे तो उनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी ने धर्मपाल गुलाटी के हाथ में 1500 रुपये पकड़ाए और वही 1500 रुपये लेकर किसी रोजगार की तलाश में वो तीनों पैदल ही लुधियाना पहुंच गए। मगर जब वो लुधियाना पहुंचे तो देखा कि पूरा लुधियाना सुनसान, उजाड़ और बियावान। फिर वो लोग वहां एक रात ठहरे और अगली सुबह ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आने के बाद वो करोल बाग में अपनी बहन के घर ठहरे और कुछ दिन बाद वहीं एक खाली जगह में अपने रहने का ठिकाना बना लिया। अब रोजगार का कुछ जरिया ढूंढना था और उनके पास सिर्फ 1500 रुपये ही थे। तो महाशय धर्मपाल उन्हीं पैसों को लेकर चांदनी चौक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग तांगा बेच रहे हैं, तो वो उनके पास गए और पूछा कि मियाँ कितने का दिया तांगा। तो वो बोला 800 रुपये का।
फिर उन्होंने उससे मोल भाव किया और लास्ट में 650 रुपये में उन्होंने वो तांगा खरीद लिया। मगर शुरू में उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने पहले कोई तांगा चलाया नहीं था और घोड़े की भी मालिश करनी पड़ती है, टांग मसलनी पड़ती है। खैर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ पता चला और अब महाशय धर्मपाल गुलाटी एक तांगे वाला बन चुके थे और अब 2 आने सवारी लेकर वो अपना तांगा दिल्ली रेलवे स्टेशन से करोल बाग और वहां से कनॉट प्लेस तक दौड़ाने लगे। मगर थे तो वो एक व्यापारी ही, इसलिए उन्हें तांगा चलाना रास नहीं आया और सिर्फ 2 महीने बाद ही उन्होंने अपना तांगा बेच दिया। अब वो सोचने लगे कि क्या काम करें और उन्हें और कुछ काम तो आता नहीं था, तो उन्होंने अपने पुश्तैनी काम मसाले बेचने का ही फैसला किया। फिर तांगा बेचकर मिले पैसों से लकड़ियां खरीद ली और साल 1948 के शुरुआत में करोल बाग के अजमल खां रोड पर एक 9 बाय 14 फुट का खोखा बनवा लिया। खोखा मतलब एक लकड़ी की दुकान। फिर उस दुकान में मसाले बेचने शुरू कर दिए। अपने पिता की दुकान का नाम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी महाशियां दी हट्टी सियालकोट वाले रख लिया। उसके बाद वो खुद ही मिर्च कूटते, हल्दी पीसते और मसाला तैयार करके अपनी दुकान में बेचते। यहाँ भी उन्होंने अपनी मसालों की शुद्धता का ख्याल रखा। फिर उन्होंने अखबार में अपनी इस दुकान का विज्ञापन दिया और जब लोगों को अखबार के जरिए पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो और ग्राहक जुड़ते गए और महाशय धर्मपाल गुलाटी का कारोबार तेजी से फैलने लगा। उसके बाद 1953 में महाशय धर्मपाल ने एक और दुकान चांदनी चौक में भी ली और उस दुकान में भी खूब बिक्री होने लगी। फिर 60 का दशक आते आते महाशियां दी हट्टी करोल बाग और चांदनी चौक में मसालों की एक बहुत बड़ी दुकान बन चुकी थी। धीरे धीरे जब काम में बरकत मिली तो उन्होंने दिल्ली में और भी दुकानें खरीदनी शुरू कर दी और अब क्योंकि मसाले ज़्यादा बिकने लगे तो सिर्फ घर की पिसाई से काम नहीं चल रहा था, इसलिए अब वो अपने मसाले पहाड़गंज की मसाला चक्की में पिसवाने लगे। एक दिन वो अपने मसालों की जांच करने पहाड़गंज की उस मसाला चक्की पहुंच गए जहां उनका मसाला पिसता था। उस मसाला चक्की के मालिक का नाम था बाबूलाल। उस वक्त बाबूलाल महाशय धर्मपाल की हल्दी की ही पिसाई कर रहा था। तो जब महाशय धर्मपाल ने उस पिसी हुई हल्दी की जांच की तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने कहा कि यह क्या हो रहा है बाबूलाल, हल्दी में कुछ मिलावट लग रही है। तो बाबूलाल बोला, क्यों इल्जाम लगाते हो लाला जी, ये बिल्कुल प्योर माल है और हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। मगर महाशय धर्मपाल मसालों के पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने हल्दी देखते ही तुरंत पहचान लिया कि इसमें चने की दाल मिली हुई है। दरअसल बाबूलाल उस हल्दी में चने की दाल मिला देता और जो हल्दी चने की दाल मिलाने से बच जाती उस हल्दी को फिर बाजार में बेच देता। उसके बाद महाशय धर्मपाल और बाबूलाल में इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई। तो बाबूलाल बोला कि अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो अपना माल कहीं और पिसवा लीजिए। उसके बाद महाशय धर्मपाल को बहुत गुस्सा आया और क्योंकि मसालों की शुद्धता ही उनका पहला लक्ष्य था, इसलिए वो बाबूलाल के यहाँ से अपना सारा माल उठा कर ले आए। फिर उन्होंने सोचा कि इस माल को कहीं और पिसवाया जाए, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर अपना माल कहीं और पिसवाऊं तो क्या गारंटी है कि वो इसमें कोई मिलावट नहीं करेगा। इसी उधेड़ बुन में उन्होंने एक फैसला लिया और उसी फैसले ने आगे चलकर महाशियां दी हट्टी को एक ब्रांड बना दिया। 1959 में उन्होंने कीर्तिनगर में अपने मसालों को पीसने के लिए पहली फैक्ट्री लगाई और फैसला किया कि अब वो अपना मसाला खुद ही पीसेंगे। यहाँ से फिर उन्होंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा और देखते ही देखते कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए। आज उसी महाशियां दी हट्टी को हम MDH के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि MDH का क्या मतलब है। तो MDH का ही पूरा नाम महाशियां दी हट्टी है, वही नाम जो सियालकोट के बाजार में उनके पिता की दुकान का था। उसके बाद उन्होंने एक और फैक्ट्री राजस्थान में डाली, फिर दुबई में, फिर लंदन में और फिर अमेरिका में। मगर इसी बीच महाशय धर्मपाल गुलाटी को एक और झटका लगा। 1992 में उनकी पत्नी लीलावती का देहांत हो गया और फिर 2 महीने बाद ही उनके छोटे बेटे संजीव गुलाटी की भी मौत हो गई। पहले पत्नी और फिर बेटे की मौत ने महाशय धर्मपाल को बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन ये दोहरा सदमा भी उन्हें हिला नहीं सका और उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आज MDH सालाना करोड़ों का कारोबार करती है और उसके 60 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देशों में बेचे जाते हैं। आज MDH पूरी दुनिया में मसालों का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और महाशय धर्मपाल गुलाटी इस ब्रांड का चेहरा।
उन्होंने कभी एमडीएच की एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी बड़े एक्टर या मॉडल का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद उसका चेहरा बने। वो खुद एक चलता फिरता ब्रांड थे। सर पर राजस्थानी पगड़ी, गले में मोतियों की माला और ताव दी हुई मूछें उनकी पहचान थी, और कोई भी दूर से ही उन्हें देखकर पहचान लेता था कि ये तो एमडीएच वाले हैं। उसके बाद उन्होंने काफ़ी समाज सेवा का काम भी किया। उन्होंने अपने पिता के नाम से महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, और फिर उसी ट्रस्ट के द्वारा अपनी माँ की याद में माता चानन देवी अस्पताल खुलवाया, जिसमें लोगों को काफ़ी रियायत भी दी जाती है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 20 स्कूल भी बनवाए। उनके इसी काम को देखते हुए साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। मगर उम्र के इस पड़ाव में शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था, और नवंबर 2020 के आखिर में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें उन्हीं के हॉस्पिटल माता चानन देवी में एडमिट कराया गया, पर हालत धीरे धीरे और ख़राब होते गए, और 3 दिसंबर 2020 की सुबह उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, और 97 साल के महाशय धर्मपाल गुलाटी की सांसें टूट गई। फिर पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मगर उनकी ये कहानी, उनकी कामयाब जिंदगी, उनकी ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन आज के लोगों के लिए एक मिसाल है। तांगा चलाकर 2 आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, महाशय धर्मपाल गुलाटी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थे।